हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लें तो इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं 2020 के जो आपका मॉडल पेपर पीछे आया था, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिजिक्स का पूरा सेट मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अब आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और केमिस्ट्री में हम जो भी सेट बताएंगे उसके सारे क्वेश्चन बताएंगे विथ एमसीक्यू के साथ, बहुविकल्पी क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं और आपको बताते हैं कि 2020 में जो आपका ये सेट था, इस सेट का नाम क्या था। इस सेट का नाम था सेट फर्स्ट और कोड था इसका एनजे कोड के साथ ये हम अपनी क्लास को आज जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलें अभी शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको अगर मैं बताऊं तो इन्होंने पूछा है 5th का नंबर, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। पूछा है एथिल अल्कोहल। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए आपको पेशेंस के साथ देखना है कि कैसे, क्योंकि बहुत अधिक सुविधाएं अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम पूछा है, IUPAC नाम इन्होंने पूछा है। तो IUPAC नाम है और इन्होंने 4 ऑप्शन जो दिए हैं उन्हें मैं पहले बताऊंगा। देखिए, आंसर पे फोकस आपको करना है, मैं मानता हूं आंसर पे आपको फोकस करना है, पर जो 4 बहुविकल्पी होंगे उनको कैसे एलिमिनेट करना है एग्जाम में उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक चारों बहुविकल्पी के बारे में नहीं जानेंगे, मान लीजिए अभी एथिल अल्कोहल की जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझना है और किस प्रकार से आप बहुविकल्पी क्वेश्चनों का आंसर एग्जाम में करके आएंगे उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन इसका है मेथेनल। कमेंट करके बताएं क्या इसका नाम मेथेनल होगा एथिल अल्कोहल का। दूसरा ऑप्शन इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है एथेनल। क्या एथेनल इसका नाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है एथेनॉल। क्या एथेनॉल इसका IUPAC नाम होगा, आप कमेंट करके बताएं। और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है प्रोपेनॉल। क्या प्रोपेनॉल इसका नाम होगा, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। 3 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों को मैं पहले डिस्कस करूंगा। मेथेनल, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि एथिल अल्कोहल क्या है। एथिल अल्कोहल मतलब अल्कोहल समूह आना है ना। और अल्कोहल समूह का अनुलग्न जो होता है, जो पीछे जुड़ता है वो होता है ऑल, मतलब OL इसका होता है अनुलग्न। और IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। मेथेनल, मेथेनल मतलब मेथ वर्ड आया है जिसके लिए आपको एक कार्बन का यूज करना है और इसका फॉर्मूला होता है HCHO। एथेनल इसका होता है CH3CHO और एथेनॉल इसका होता है C2H5OH, या फिर आप इसको CH3CH2 और OH लिख सकते हैं। प्रोपेनॉल इसका होता है C3H7OH, या फिर आप इसको लिख सकते हैं CH3CH2 और साथ ही साथ और उसके बाद प्रोपेनॉल एक और CH2 और OH। इस प्रकार से इसके फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इन्होंने कहा था एथिल अल्कोहल, इसका मतलब ये अल्कोहल जो वो अल्कोहल होगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। तो इसका मतलब 3 कार्बन वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ठीक। और उसके बाद ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है क्योंकि इसके पीछे CHO लगा है, तो ये भी खत्म हो गया। ये मेथेनल है, ये भी एल्डिहाइड है, इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। इसका मतलब एथिल अल्कोहल का जो ये नाम होगा वो यही वाला होगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH या CH3CH2OH, ये है इसका सही नाम। तो एथिल अल्कोहल आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, इस प्रकार बनाएंगे। एथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या है, ये सब मैंने आपको बेसिक्स क्लास में सब कुछ बता दिया है। अगर आप मेरे साथ शुरू से ज्वाइन हैं और तो आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। ये है स्ट्रक्चर किसकी, एथिल अल्कोहल की मेरे लाल। अब सुने ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा इस क्लास में, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
दूसरा इन्होंने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ये तो आप सिंपल सा बता देंगे कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 नहीं होता है, 7 उदासीन होता है। 7 क्या होता है? 7 उदासीन होता है। और 7 के बाद कहाँ तक? 14 तक अगर हम लोग जाएंगे तो 7 से 14 के बीच क्षारीय होता है। और 7 से जस्ट पहले अगर आएंगे तो 0 तक, तो ये होता है मेरा अम्लीय होता है। इसका मतलब क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होगा, कितने ऑप्शन दिए हैं ध्यान से सुनिएगा। 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा दिए हैं 7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 7 से कम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा 7 से अधिक, क्योंकि 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया है श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड वाइट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है श्याम श्वेत। श्याम क्या होता है? श्याम मतलब होता है ब्लैक एंड और श्वेत, ब्लैक और श्वेत का मतलब वाइट, ब्लैक एंड वाइट। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? मैं आपको सारे ऑप्शन लिखकर बताता हूँ। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है AgCl, क्या ये होगा? कमेंट करें। क्या उसके बाद दूसरा देखिए ध्यान से, इन्होंने दिया है PbNO3 और 2, क्या ये होगा? बताइए जरा ध्यान से। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है FeSO4, मैं इसलिए ऑप्शन लिख रहा हूं ताकि मैं और भी जानकारी आपको दे सकूं, और ये CaCO3। इतने ऑप्शन दिए हैं, देखिए ध्यान से। इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, बिल्कुल भी ये नहीं होगा, चूना पत्थर नहीं होता। AgCl सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ यही इसका सही आंसर होगा, सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका उपयोग होता है, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है। क्यों होता है? ध्यान से सुने। AgCl, ठीक, AgCl जो होता है ये इसका उपयोग होता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है मेरी उष्मा, जो मैंने अपघटन अभिक्रिया लिखवाई थी वो है AgCl, और ये ब्रेक होता है Ag में और Cl2 में, और ये हो गई इसकी बैलेंस रिएक्शन। इस प्रकार से ये जो बनता है, ये बनता है रजत दर्पण। इसका मतलब ये चांदी है, Ag मतलब चांदी होता है, इसलिए इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। लेकिन अब ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि अब है कैमरे का ज़माना, तो वहाँ पर चलती है आपके रंगीन फ़ोटो। ब्लैक एंड वाइट का शौकीन जो ज़माना पिछले था, पीछा ज़माना था, वो सब चला गया। अब आप ना रंगीन दुनिया में आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? 3 ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जिंक धातु के कार्बोनेट एस्क, जिंक धातु के कार्बोनेट एस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। मतलब जिंक धातु का कार्बोनेट एस्क लेना है। देखिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक धातु के कार्बोनेट एस्क से, तो जिंक धातु होती क्या है? जिंक धातु होती है Zn, कार्बोनेट होता है CO3, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2, फॉर्मूला बनेगा ZnCO3। सही है इतनी बात? ये कैसे बना? बेसिक्स वाली क्लास आप देख लीजिएगा, ZnCO3। अब इस ZnCO3 ध्यान से सुनिएगा, मैं वर्णन भी करूंगा, अभी लिखवा दूंगा आपको, लिख लीजिएगा। ZnCO3 ये जो लिखा है वो है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का ये कौन सा क्वेश्चन है? अगर मैं नंबर डालना चाहूँ 6 का नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। जिंक कार्बोनेट, इसका करते हैं निस्तापन। अब ये निस्तापन क्या होता है? निस्तापन जो होता है ना वो ये होता है कि वायु की अनुपस्थिति में वायु ना हो पाए और इसको इतना गर्म करे कि ये क्या हो जाए, जलने ना पाए और अपने आयंस में टूटकर कोई यौगिक बना दे। इसका मतलब जिंक कार्बोनेट में निस्तापन होता है। अगर यह जिंक सल्फाइड होता तो भर्जन होता। ये 3rd चैप्टर की बात है। मैं जल्दी ही आपको 3rd चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूंगा आपका, और साथ ही साथ मैं
बस 1-2 दिन में ही शुरू करने वाला हूँ 3rd चैप्टर, और सारा कंप्लीट करा दूंगा। और साथ ही साथ जो आपका वो एक चैप्टर बचा हुआ है कंप्लीट करा देंगे, आप बेफिक्र रहें, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं, ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाए फिर कंप्लीट करते हैं। ZnCO3 और ये निस्तापन, इसका हम निस्तापन कराएंगे तो ये ZnO बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ जब कभी भी कार्बोनेट एस को गर्म करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना तय है, याद रखिएगा, मतलब कि CO2 गैस बनेगी। ठीक, अब ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने, क्या लिखोगे आप, मैं बोल देता हूं। जब जिंक कार्बोनेट, ऐसे इसलिए खड़ा हूं ताकि आपको दिखे, जिंक कार्बोनेट एस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। फिर से बोलें, जब वायु की अनुपस्थिति में जिंक कार्बोनेट एस को गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक, फिर उसके बाद प्राप्त जिंक ऑक्साइड को गालक कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करने से हमारी जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। ध्यान से सुने क्या होगा अब आगे, है ना। देखिए, जिंक ऑक्साइड जो यहां पर हमें प्राप्त हो चुका था, इस 2 स्टेप में है ये। इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन, ये कार्बन क्या होता है, कार्बन इसलिए मिलाया कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को लेके उड़ जाए, है ना। तो ये क्या हो गया, जिंक ने कार्बन, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्शन की और फिर से बन गई मेरी क्या, ध्यान से सुने, फिर से बन गई मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड, या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, बना सकते हैं आप, पर ये भी सही है। CO के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफ़ी जहरीली होती है, बनकर उड़ गई। बचा क्या, मेरे पास बचता है Zn। यहाँ पर आप CO2 लिखकर इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, वो भी सही होगा। इस प्रकार हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मुझे जिंक कार्बोनेट एस से ये प्राप्त हुआ। क्या मैं बोर्ड पर लिख दूं, लिख देता हूं मैं बोर्ड पर, क्या लिख देता हूं, क्या बोल देता हूं, लिख लीजिए। जब जिंक कार्बोनेट एस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। प्राप्त जिंक ऑक्साइड को गालक कार्बन के साथ गर्म करने से जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगला करता हूं मैं, अगला। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अब देखिए 6 का ख नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा विरंजक चूर्ण के बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। नो एक्सप्लेनेशन, ओनली रिएक्शन। ध्यान से सुने मेरी बात, इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन नहीं करना मेरे लाल, क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण। लेकिन हम तो करेंगे एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि अगले साल मान लो आपसे यही पूछा जाएगा ना कि एक्सप्लेन कर दीजिए, तो क्या करोगे आप, एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है और रिएक्शन भी ज़रूरी है। इसलिए सब कुछ समझना है। कहने को ये हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं, पर हम एक सॉलिड रिवीजन कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस सीरीज़ को फॉलो करने वाला बच्चा 70 में से अगर उसको पूरे 60 नंबर इसी सीरीज़ से ना मिले तब आप कहिएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को फॉलो किया है तो आप भरोसा रखिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो खुशी होगी उसे हम भी कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो 6 का ख नंबर पूछा गया है, इन्होंने कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कह रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनानी है। इसका मतलब मुझे क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस का प्लास्टर है ना, ऐसा कहना तो गलत होगा। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 और उसके बाद डॉट हाफ H2O। इसे क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इसे कहते हैं
कैल्शियम, ध्यान से सुनिएगा, इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसे क्या, और हाँ, जिसको भी जो भी केमिस्ट्री पढ़कर जाएगा 30-40 मिनट में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा उसका, ये केमिस्ट्री का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्योंकि बहुत छोटा पेपर आता है केमिस्ट्री का और बहुत कम लिखना होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी। हेमी मतलब हेमा मालिनी नहीं है, ये 1/2 है, 1/2 H2O, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये बनता कैसे है, इसको ध्यान से सुने। जिप्सम, जिप्सम जानते हैं ना, ऐसा ही होता है। कैसा होता है? CaSO4 और ये 1/2 को पलट दो, 2 कर दो, H2O। ये फॉर्मूला जो बना है ना, वो बन गया है जिप्सम का। मैंने कहा 1/2 को पलट दो। आप जब एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप कहेंगे अच्छा एक फॉर्मूला याद कर लो, पलट दो, दूसरा बन गया, अन्यथा आप कंफ्यूज रहोगे, है ना। तो ये हो गया इतनी बात। अब सुनो मेरी बात, इसको गर्म करते हैं। आपकी बुक में लिखा है 373 केल्विन, या करके आप इसी को लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों वैल्यू सही हैं और लगा दीजिएगा नीचे भट्ठी का निशान, मतलब ये डेल्टा बना दीजिएगा, ठीक, ताकि ये गर्म होने लगे। अब सुनिए ध्यान से, ऊपर बना दीजिएगा मेरे लाल, दोनों में से एक बात लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, 2H2O, अगर 2H2O की हम बात करें तो इसका मतलब मेरे पास 2 बाल्टी पानी है, ठीक। कितना पानी है? 2। अगर मैं कहूँ कि ये आधी बाल्टी, ऊपर वाला आधी बाल्टी, और मैं कहूँ ये आधी बाल्टी, ऊपर वाला आधी बाल्टी, इसका मतलब ये हो गया हाफ H2O। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया हाफ H2O मतलब आधा पानी, ये भी हो गया हाफ H2O और ये भी हो गया हाफ H2O। मुझे पता है कि मेरे प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो आधा ही पानी रखना है। अब ये बाकी का पानी कहाँ जाएगा? तो आधा 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 कितनी बार हो गया? 3 बार। इसका मतलब 3 को आधा करना है, 3/2 करना है मेरे लाल, है ना। तो ये क्या हो गया? 3/2 हो गया। समझ में आई मेरी बात? आधा 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 1.5 और 3 का आधा फिर से 1.5, इसका मतलब 3/2 क्या लिखना है? H2O। लो बन गया क्या मेरा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो पुट्टी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे घर में दीवारों की मरम्मत करने के काम आती है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया होगा पूरा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसे। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिप्सम। इसे कहते हैं जिप्सम। जिप्सम का सूत्र यही होता है, ठीक। इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। किसको बनाने के काम आता है? गुलाब जामुन। कितने लोगों को पसंद है? सबको पसंद होगा, है ना। जिसको नहीं पसंद है ना, तो उसको फिर जो है कड़वा पसंद होगा, है ना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब क्या बनाना है? विरंजक चूर्ण बनाना है। क्या बनाना है? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट नहीं, ड, क्योंकि पीछे Cl2 है, ड लगेगा, हाइपोक्लोराइड, ठीक। अब इसका फॉर्मूला होता है, कैसे बनता है? देखो, बुझा हुआ चूना लेते हैं और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना है, ठीक। बुझा हुआ चूना होगा तभी OH होगा, ध्यान रखिएगा। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, मतलब बुझा हुआ ऐसे ऐसे बुझा हुआ चूना ले लिया और ऊपर से झोंके पड़े हैं क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस डाल रहे हैं, क्लोरीन गैस इसमें डाल रहे हैं, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका मतलब CaO और Cl2 ये बन गया। बीच में अब ध्यान से देखें, 2 O थे और 2 H थे, 1 O इसमें काम आ गया है, अभी 1 O बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। और जहाँ भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं, H2O बना देते हैं। इस प्रकार से ये मुझको मिल गया यहाँ पर विरंजक चूर्ण। और इस विरंजक चूर्ण का
जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात, इसका नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये है आपकी क्लोरीन गैस, और ये तो आपको पता ही होगा कि पानी है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि H2O मतलब क्या होता है, उसने कहा पानी। मैंने कहा अगर H2O 3 बार लिख दिया जाए तो क्या होगा? उसने कहा सर जी बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, बताइए कि H2O 3 बार लिख दिया तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि एक H2O पानी होता है तो 3 H2O बाढ़ होगी। तो भैया 15 H2O क्या होगा? फिर सुनामी आ जाएगी, बहुत कुछ, सब दुनिया नष्ट हो जाएगी अगर बहुत बार H2O लिख दिया गया तो। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी डिफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसकी डिफिनेशन है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है, और साथ ही साथ पानी भी बनता है। इस अभिक्रिया में ये क्लोरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके एक बारे में थोड़ी सी और बात बता दूं। जब कभी भी आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाए, और उस बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पानी से जीवाणुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग करेंगे, तो याद रखिएगा क्लोरीन जिसमें होगी उसी का करेंगे, कि विरंजक चूर्ण पे टिक लगाइएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए पानी को शुद्ध करना है तो फिर उसमें आप जो है फिटकरी को निशान लगाइएगा, क्योंकि पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी, उसमें गंदगी नीचे बैठ जाती है फिटकरी से। और लेकिन जीवाणुनाशक लिख कर आए तो फिर आप विरंजक चूर्ण लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है। ठीक, क्योंकि क्लोरीन गैस सभी जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखती है, इसलिए ये विरंजक चूर्ण, उसमें जो क्लोरीन होती है उससे जीवाणु सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये मेरा विरंजक चूर्ण भी हो गया। अब अगला है जो टॉपिक मेरा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिशेल अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। अब हम बात करेंगे मिशेल अवधारणा की। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है ना, हर साल मैं देखता हूँ कि मिशेल अवधारणा का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसे ना बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि साबुन आखिर होता क्या है, साबुन का फॉर्मूला कैसे होता है, तब तो आप मिशेल अवधारणा को समझेंगे, ओबामा को नहीं। साबुन साबुन होता है बच्चा, साबुन नहीं होता है। क्या होता है? साबुन। अब ये साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 COO और Na। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो हम कह सकते हैं उच्च अणुभार वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को, उच्च अणुभार वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। या उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है, इस साबुन में जो C17H35 दिख रहा है, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर C17H35 को लिखूँ तो ऐसे लिखेंगे CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH2, कितनी बार? 17 बार लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही चलेंगे। लेकिन एक छोटी सी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर हम आपसे कहें CH2 CH3 CH2 और CH3 और उसके बाद फिर एक बार और लगा दिया, मैंने कहा इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ सिंपल सी, तो आप वो वाली ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा ये रेखी वाली बना के दिखाओ, तो आप ऐसे बनाओगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन। ये क्या लिखा है? लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH2, ये लिखा है CH3। इस प्रकार से अगर मैं इस तरीके से 17 बार खींचूं लाइन को, देखिए ध्यान से, 2 कार्बन हो गए, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, फिर 6, फिर ऐसे 7 8, ऐसे करते करते मैं ऐसे बहुत सारी बार खींच देता हूँ। बहुत हो गए, मालूम हो गए 17, और लास्ट में पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जब मैं पहुँचूँ तो C लिखूँ, डबल बॉन्ड O लगाऊँ, और देखिए एक बार O हो चुका है, ठीक, और उसके बाद O लगा के Na लगा दें। ये जो बन गई है स्ट्रक्चर, ये बन गई है साबुन के फॉर्मूले की। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑयल सोल्यूबल होता है। इसका मतलब इसको प्रेम हो गया है ऑयल से, जो धूल मिट्टी गंदगी है उसकी तरफ ये खिंचा हुआ जाएगा, और जो Na है वो जो है ना, वो हमारा फेना बनाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब इसमें होता क्या है, हम इसमें लिखेंगे सबसे पहली बात कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले
क्या होते हैं, लवण होते हैं। इसमें जो ये वाला भाग होता है ऑयल सोल्यूबल होता है, मतलब ये जल स्नेही नहीं, ये द्रव स्नेही होता है। और जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, जो Na वाला उधर किनारे का है, वो हिस्सा होता है आपका क्या, जल स्नेही होता है। वो जल की तरफ जाएगा, ये मैल की तरफ जाएगा। ठीक, जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये टूट जाता है। कैसे टूटेगा, ये पानी में घोला तो देखिए मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो साबुन वाली पूरी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। कुछ भी नहीं करना है, साबुन लिखना है गूगल पे और लिखना है पीछे मेरा नाम, ठीक है, ज्ञानोदय के गुरुजी, और आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, C17 जो भी आपको टॉपिक चाहिए, मेरा नाम उसके पीछे ऐड कर दीजिए, आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर टॉपिक मिलेगा। C17, H35 और COO, ये भाग जो होता है, ये जो पुच्छ सिरा हुआ ना, ये जाता है मैल की तरफ, और जो Na वाला है वो बाहर चला जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये आपकी मैल है, मतलब ये आपके कपड़े में लगा हुआ तेल है। अब ये क्या हुआ, जैसे ही पानी में आपने इसको घोला, साबुन लगाया, क्या होगा, इसका जो ये वाला हिस्सा है ऐसे 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 करके, और यहाँ पर आपका Na हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे एक स्ट्रक्चर बनने लगती है, और इसे कहते हैं साबुन की मिसेल स्ट्रक्चर या मिसेल अवधारणा। इसमें होता क्या है मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनने लगती है। ठीक, इस प्रकार से ही आपको बनाना है साबुन की। और हाँ, बहुत अच्छे से मैंने ये सब बताया है आपको, अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए आपको रिवाइज करा रहे हैं हम, लेकिन इसको मैंने बहुत डिटेल वीडियो भी आपको मैंने बताई है। ठीक, ये जो यहाँ है, ये क्या है, Na+1, Na+1, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1, चाहे +1 ना लिखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है, ये कहलाती है साब। और बताइए कुछ इसमें कठिन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो ये तुमको दिख रहा है, ये क्या है, तेल की बूंद है, या लिख सकते हैं आप कि मैल है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको करना क्या है, कैसे इसे समझना है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए मैं ऐसे ही समझाऊं ताकि आपको बोर्ड पे दिखेगा। फिर उसके बाद जल में जैसे ही इनको घोला जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में ये टूटने लगता है और सोडियम उधर निकल जाता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात। अब इसके दो भाग होते हैं। जो इधर वाला भाग होता है ये द्रव स्नेही होता है, उधर वाला जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है, जल स्नेही होता है। वो जल की तरफ, देखिए ये जल की तरफ और ये तेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जुड़ने लगता है ये वाला आके हिस्सा इसमें। ठीक, फिर क्या करते हैं, साबुन को जल में जैसे ही घोल देते हैं तो ये जो ये है ना, ये कण इसमें इकट्ठा होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल अवधारणा कहते हैं। बस अब क्या करते हैं, जैसे ही आप अपने कपड़े को लेते हैं, पानी में ऐसे ऐसे खंगाल देते हैं, पूरा मैल जो है वो इसके साथ बहकर निकल जाता है। फिर बचता क्या है, आपका साफ वाला कपड़ा। इस प्रकार से ऐसे आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए कि कैसे आप इसको लिखोगे एग्ज़ाम में, कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ भी अगर नहीं जा सकते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिए, आपको 4th चैप्टर मिल जाएगा, बड़ा बड़ा साबुन लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पूरी स्ट्रक्चर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार साबुन की ये मिसल अवधारणा है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद ये वीडियो यहीं पर करेंगे समाप्त, क्योंकि अगली क्लास में मुझे और भी क्वेश्चन बताने हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि आपकी समजातीय श्रेणी, ये सब क्या होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो ये क्लास हम यहीं पे करेंगे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।